आपको ले चलते हैं जर्नलिस्ट टॉक में हमारे साथी ओम प्रकाश के पास। धन्यवाद पवन। आज हम बात कर रहे हैं, अभी 1 बजे तक 28% तक मतदान हो चुका है 117 सीटों पर, और हम बात करेंगे आज गुजरात और उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहीं गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान। हमारे साथ जुड़े हैं अमित वाजपेयी सर और चक्रेश मोबिया जी। चक्रेश जी से बात करेंगे हम कि गुजरात की चक्रेश जी 26 सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है इस बार। सुबह सुबह अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे, मतदान की अपील भी की और एक खुली जीप में निकले। मगर इस बार जो हमने अखबार में भी हमने प्रकाशित किया था, क्योंकि इस बार गणित थोड़ा कुछ अलग है गुजरात का। बिल्कुल ओम, एक तो आज जो गुजरात की वोटिंग का एक ट्रेंड चल रहा है वो अभी तक 25% वो मुश्किल हो पाया है, लेकिन जिस तरह का वोटर वहाँ पर गुजरात का अवेयर वोटर है, वोटिंग अच्छी हो ही जाएगी, तो तय है। दूसरी चीज़ ये कि गुजरात इस बार उतना सरल नहीं है जितना कि अगर हम देखें 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में एक चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार गुजरात मॉडल की कोई बात नहीं रही। दूसरा, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस किया, 88 सीट के आसपास जो उसकी आई, और बीजेपी को जो विधानसभा में सीटों का नुकसान हुआ उसका असर भी खास तौर से ग्रामीण इलाके जो हैं, ग्रामीण सीटें हैं जो लोकसभा की, उन पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गुजरात की जो रास्ता है गुजरात का बीजेपी के लिए उतना सरल अब नज़र नहीं आता। क्योंकि जैसे विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में, उसमें करीब करीब कांग्रेस भी बहुत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा हारी थी, वहाँ पे कम वोट मिला था। तो इस बार, और अगर 2014 के बाद देखें तो 3 चेहरे गुजरात में देखने को मिले नरेंद्र मोदी के बाद, तो उसका कितना इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने कई बार तोड़ने के भी प्रयास किए, 5 विधायकों को भी शामिल किया गया, लेकिन इतनी टूट फूट नहीं कर पाए कि जितना करना और स्टेटों में इन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में शायद बीजेपी एक कदम आगे है कांग्रेस से, क्योंकि जो तिकड़ी थी जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल, और वो अब वहाँ पर इस चुनाव में उसका उतना असर देखने को नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, 5 विधायक जो टूटे वो कांग्रेस के टूटे और भाजपा के पाले में गए। तो दोनों ही बातें जो हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती हैं। रैली के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ राहुल गांधी से ज़्यादा हुई हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को कोई उतना फ़ायदा नहीं ले पा रही हो। मगर क्या लगता है कि इस बार जो फाइट होगी, मुकाबला होगा, क्या 26 क्लीन स्वीप पिछली बार 2014 की तरह कर पाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 26 में से 26 का एक जो रिकॉर्ड है उसको दोहरा देना इतना आसान इस बार होने वाला है। अब क्योंकि पिछली बार जो बोर्ड मार्जिन था वो भी आप देखें 4 लाख से 6 लाख तक की एक जीत थी, कई सारी जगह 5 या 6 लोकसभा सीटें थी जिसमें 1.5 लाख या उससे नीचे की जो मार्जिन के साथ जीत हुई थी। तो विधानसभा चुनाव चूँकि हाल ही में हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं गुजरात में ज़रूर पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, इस बार भले ही 10 सीटों पर हो रहा है, मगर हॉट सीट मैनपुरी, रामपुर, पीलीभीत, और रामपुर का जो चर्चाओं में इन दिनों रामपुर सीट काफ़ी है। देखिए, अगर देश की राजनीति का जो भी फोकस सेट होगा तो वो उत्तर प्रदेश से ही होगा, और उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें वो हैं जो सबसे क्रूशल स्टेज के ऊपर इस समय लड़ाई लड़ रही हैं। और हालात ये है कि रामपुर वाली जो सीट है जयप्रदा, और जहाँ पर आजम खान आमने सामने है, वहाँ कांग्रेस तो कहीं है नहीं लड़ाई के अंदर, लेकिन ये लड़ाई बड़ी रोचक और इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। इन 10 सीटों के अंदर किस तरीके से गणित सेट हो रही है, क्योंकि यहीं पर सपा और बसपा जो महागठबंधन है, वो सपा यहाँ पर मजबूत रही है। इन्हीं 10 सीटों के अंदर से 3 सीटों के ऊपर सपा काफ़ी यहाँ पर मजबूत रही है। अब जो वोटों का गणित है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वोटों का अगर उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से सपा और बसपा ने तय कर रखा था कि सपा का वोट बसपा को चला गया और बसपा का वोट सपा को ट्रांसफ़र हो गया, तो ये 10 की 10 सीट निकाल पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जहाँ तक आपने बात करी पीलीभीत की, तो जहाँ पर अभी वरुण गांधी और मेनका गांधी, उनकी माता आगे की सीट पर खड़ी हुई हैं, ये दोनों सीट भी कोई बहुत आसान नहीं दिख रही, जबकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि ये सीटें उनके लिए काफ़ी आसान नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये चुनाव यूपी का। अमित जी, मैं यहाँ बोलूँगा, रोकना चाहूँगा कि मैनपुरी सीट की हम बात करें, यहाँ पर मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आते हैं, मुलायम सिंह ऐलान करते हैं मेरा आखिरी चुनाव है, और एक दुर्विरोधी एक मंच पर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी के अंदर हालात कितने भी बुरे रहे हों सपा के दृष्टिकोण से, लेकिन वहाँ का एक बड़ा ही रोचक सा एक नारा है जो आज भी वहाँ पर कायम है
कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो जिन सीटों पर मुलायम का प्रभाव है वहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, बसपा उसके साथ जुड़ कर के आसपास की सीटों को और प्रभावित करती है। एक जिस तरीके से हम वापस से बात करेंगे, पहले चरण में भी हमने बात की थी, उत्तर प्रदेश की 7 चरणों में टुकड़ों में है, बिल्कुल। तो इसका कितना फायदा किसको नजर आ रहा है, दिख रहा है? देखिए 80 सीटों के ऊपर जब 7 चरणों के अंदर मतदान होगा तो बीजेपी को भी रणनीतिक बनाने के अंदर आसानी रही कि वो अपने फेजेस के अंदर जाकर के चुनाव कर सकेगी, जहाँ जहाँ पर प्रचार कर सकेगी। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने, वो पूरे देश से ज़्यादा 80 में से 71 सीट और अपना दल के साथ 2 सीट और जोड़ दें तो 73 सीट, तो 80 में से कुल 73 सीट वहाँ पर एनडीए जीत करके आया था। 5 सीट सपा ले गई थी, बसपा वहाँ साफ हो गई थी और 2 कांग्रेस। तो ऐसे के अंदर कांग्रेस के पास वहाँ पर खोने को कुछ नहीं है, 2 सीट इंटैक्ट हैं उसकी, जो लंबे समय से हैं वो इस बार भी रहेंगी। महागठबंधन का कुछ, लेकिन जो महागठबंधन है उसके अंदर बसपा यानी सपा की 5 सीट के साथ जो बसपा पिछली बार शून्य हो गई थी, वो जातीय गणित को अगर जोड़ दिया जाए, उन वोट प्रतिशतों को जोड़ दिया जाए, जो मैं अभी पहले भी कह रहा था, सबसे महत्वपूर्ण है वोट का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वोट सपा का वोटर बसपा को नहीं देता, बसपा का सपा को दे देता है, ये किंवदंती रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इस बार इसीलिए उसको नाम दिया गया साथी, यानी सपा का सा और हाथी का थी, तो साथी नाम दे करके बहुजन समाज पार्टी का एक टैग मार्क बनाया गया साथी। अगर वो कामयाब हो जाता है जमीन के ऊपर तो आप मानिए कि सीटों का एक मिरेकल होगा वहाँ पर। और जो सीटें अभी तक मानी जा रही थी 71, वो इस समय जो ताज़ा आकलन अभी जो ज़मीन के ग्राउंड रिपोर्ट चल रही हैं उसके अंदर 40 से 45 अब भी मान करके चल रही है। खुद बीजेपी के भी बड़े लीडर से बात हो तो खुद को 50 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर फिर भी ये मान लिया जाए कि बहुत अच्छा प्रदर्शन अगर भाजपा वहाँ कर रही है तो मेरी उम्मीद है 40 से 50 के बीच के अंदर वहाँ सीट आ रही है, यानी कि 31 करीब सीटों का सीधा उत्तर प्रदेश से नुकसान होगा। और ये 31 सीटों का नुकसान उसको केंद्र के अंदर जब 272 का जादुई आंकड़ा होगा तो उसमें नजर आएगा। जो बार बार आप देख रहे हैं कि बार बार एक चर्चा के अंदर बात आ रही है कि देश भर के अंदर कुल 96 सीटें खोती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी को। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 2014 की बात करें, वोट प्रतिशत मायावती की बसपा ने काफी था, बिल्कुल, उसके बावजूद जीत में तब्दील नहीं हो पाई, सीटें तब्दील नहीं हो पाई। देखिए उसकी वजह ये, इसकी जो वोट की वजह ये रही थी कि उस समय तीनों पार्टियां वोट काटने का काम कर रही थी, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और बीजेपी का वोट इंटैक्ट था। कारण ये था कि तीनों ही दलों के भी जो स्ट्रीमलाइन वोटर हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, उनने भी अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर के वोट करा था। इसकी वजह ये रही थी कि इतने ह्यूज मार्जिन से वहाँ पर कोई पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश की 71 के अंदर से 80 में से 71 सीट जीत करके आना कोई छोटी बात नहीं थी, इतिहास बना था वहाँ पर। मैं वापस से गुजरात की तरफ लौटूंगा। गुजरात की सीट की बात करें, गांधीनगर की, अब तक आडवाणी वहाँ से लड़ते आए, अमित शाह अटल बिहारी, अमित शाह पहली बार चुनाव में उतरे हैं लोकसभा के में वहाँ से, और वहाँ पर किस तरह का अगर देखें गणित, क्योंकि वहाँ से विधायक भी रहे हैं उस लोकसभा क्षेत्र से। ओम जी, एक तो गांधीनगर सीट वैसे ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। अमित शाह अब इतना बड़ा नाम है, नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नाम आता है तो अमित शाह का नाम आता है, तो जाहिर है कि वहाँ क्या परिणाम होंगे इस पर बात करने जैसी कोई स्थिति अभी है नहीं। स्पष्ट दिख रहा है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए अमित शाह ने इस सीट को चुना, और ताकि वो पूरे चुनाव पर फोकस कर सके दूसरी जगह पर, जो बड़े नेता अक्सर करते हैं। ये स्थिति वायनाड में राहुल गांधी ने भी की। राहुल गांधी पर्चा भरने के बाद वहाँ एक बार भी नहीं गए, एक बार प्रियंका गांधी गई जिन्होंने रोड शो किया, और उसके बाद सीधा चुनाव आ जाता है। एक चुनावी अलर्ट के लिए पूनम के पास चलते हैं। जी पूनम। बिल्कुल ओम, आपको बता दें चुनावी अलर्ट इस वक्त का कि कन्नूर लोकसभा क्षेत्र में जहां वीवीपैट मशीन में एक सांप निकला है। हालांकि छोटा सा सांप का बच्चा है और उसको निकालकर उस वक्त थोड़ी देर के लिए वहां पर वोटिंग प्रोसेस रुक गया था, लेकिन उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद के डोमगल से भी इस वक्त का चुनावी अलर्ट है कि 73 नंबर बूथ पर वहाँ मारपीट हुई है और भाजपा के महिला कार्यकर्ता हैं जिनके साथ पिटाई की गई है।
जी पूनम धन्यवाद। हम वापस से लौटते हैं, गुजरात की बात कर रहे थे हम। गुजरात में इस बार क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई सामने, पत्रिका भी वहाँ पहुँचा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वहाँ पर ज़मीनी हकीकत दिखाई, लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये सामने आया कि जो इस बार का जो मुकाबला है वो इतना आसान नहीं है और कई सीटों का नुकसान भी वहाँ ऐसा अंदाजा है कि मैं हो उसको सकता है। नुकसान की तरह से नहीं आंक रहा हूँ, मैं उसको आंक रहा हूँ कि जिस तरह से एक तरफा कहा जाता था गुजरात में कि गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, 26 की 26 सीटें, वो स्थिति अब नहीं है वहाँ पर। आप देखें जब रिजल्ट आएंगे 23 मई को, तब आप ये देखेंगे भी वोटिंग परसेंट में कितना अंतर आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, तभी तो कांग्रेस को वहाँ पर विधानसभा में सीटें मिली। एक किसान का नाराजगी है, पाटीदारों की नाराजगी है, उसका कितना इफेक्ट होगा इसमें? बिल्कुल पाटीदारों की नाराजगी है, लेकिन अगर हार्दिक पटेल के बाद देखा जाए तो 5 जो विधायक अभी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में गए, उसमें से पाटीदार नेता भी हैं, तो अब उसको एक हार्डकोर नाराजगी की तरह से नहीं लिया जा सकता। बीजेपी ने कहीं ना कहीं पाटीदार नेताओं को, पाटीदार कम्युनिटी को मनाने में एक हद तक तो सफलता पाई है, लेकिन किसान का जो मुद्दा आप बात कर रहे हैं वो केवल गुजरात के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण के राज्य हों, जहाँ के 100 किसान करीब बनारस में अब खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। तो किसान का मुद्दा तो पूरे देश में है इस बार। अमित शाह जो गांधीनगर सीट से खड़े हुए हैं, क्या वो आडवाणी से ज़्यादा वोटों से जीत पाएंगे इस बार? हाँ, ये देखने लायक बात होगी कि किस तरह से अमित शाह का जादू गांधीनगर जो लोकसभा है वहाँ पर चलता है। हालांकि हमें पिछले लोकसभा को देखना चाहिए कि जहाँ पर 5 से 7 लाख तक के वोट मार्जिन के से कई सीटें जीती थी, वहाँ गांधीनगर ऐसी लोकसभा थी जिसमें 4 लाख का ही मार्जिन था, तो आडवाणी जी के रहते हुए ही मार्जिन घट गया था। तो अमित शाह अगर इस मार्जिन को बढ़ा लेते हैं 5 लाख से ऊपर, तो निश्चित रूप से उनका जो नेतृत्व है उसकी स्वीकार्यता और बढ़ जाएगी। आडवाणी की तस्वीर, ये आडवाणी वोट कास्ट करते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। टिप्पणी दोनों की मैं चाहूंगा, एक एक छोटी की है। आडवाणी वोट कास्ट कर रहे हैं, उम्मीदवार हुआ करते थे और आज मैदान से बाहर है। अमित जी, अगर कोई सबसे मुश्किल क्षण किसी राजनेता के लिए हो सकता है तो संभवतः वो ये आडवाणी जी का चलचित्र देख ले, कोई भी राजनेता अपने डॉक्यूमेंट्री के अंदर संभाल करके रखे, ये सबसे मुश्किल क्षण है। जबकि एक भीष्म पितामह जिसने आपको 0 से बहुमत तक पहुंचा दिया और आज उसको अंत के अंदर अपने टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जब टिकट कट गया, मैं कहूँगा स्पष्ट तौर पे कि जब टिकट कट गया तो आज भी वो हारा नहीं है, अब भी मैदान पर है। प्रत्याशी से वोटर बन गए। प्रत्याशी से नहीं, देखिए वोटर तो पहले भी था, लेकिन ये हिम्मत सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी की हो सकती है जो अपना टिकट कटने के बाद घर नहीं बैठ रहा, वो फिर भी वोट देने के लिए, लोगों का सामना करने के लिए उस मैदान पर आया है। तो मैं इसको बड़ी पॉजिटिव सेंस के ऊपर इस तस्वीर को देखता हूं। चक्री जी, आपकी एक तस्वीर, जब टिकट कटा था एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें अमित शाह पीछे खड़े थे और है ना, और आडवाणी पर्चा नामांकन भरे थे, मोदी बगल में थे। देखिए, राजनीति हो या आम जिंदगी हो ओम जी, इस तरह की स्थितियां आती हैं। आप एक बार चरम पर जाते हैं तो उससे उतरना स्वाभाविक है, वो एक प्रक्रिया है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि अगर जो बहुत उम्र के नेता हैं अगर वो नहीं जगह देंगे तो नए नेताओं को कहाँ से जगह मिलेगी, नया नेतृत्व कहाँ से आएगा। ये सवाल भी राजनीति में बिल्कुल संस्थापक सदस्य हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक एक अनुशासन की बात है कि उनका कितना वो सम्मान करते हैं, क्या जगह वो आडवाणी को देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसका आडवाणी का टिकट काटा तो इसमें बहुत ज़्यादा हो हल्ला होने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। स्वतः ही एक उम्र के बाद, हम ये बात जब तक बहस में भी करते ही रहते हैं कि उम्र के बाद एक बार फिर आपको दूसरों को जगह देना चाहिए, नए खून को, नए नेतृत्व को जगह देना चाहिए। पर अभी जो आडवाणी जी वोट कर रहे हैं ओम जी, मैं इससे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा व्यक्ति जिसको लोह पुरुष माना जाता है, और अमित जी अभी जो कह रहे थे कि ये उनकी जिजीविषा है कि वो खड़े हुए हैं, सवाल ये है कि आडवाणी जी ने निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया होगा, पर मेरा सवाल फिर भी है कि उनका वोट कहाँ गया होगा।
ये एक सवाल बन सकता है, लेकिन इस पूरी फिल्म को देख के, अभी उनको वोट कास्ट करते हुए देख करके, पहली बार अगर आप उनको ध्यान से देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो वो पहली बार मुझे वृद्ध नजर आ रहे हैं। अब उनके हाथों के अंदर जब वो स्याही लगवा रहे थे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उनके हाथ कांप रहे थे। तो वो जो एक उनकी एनर्जी थी ना एज अ पॉलिटिशियन, कि हाँ मैं टीम के साथ बैठा हूँ, टीम को लीड कर रहा हूँ और मैं जीत करके आऊँगा, वो मुझे लग रहा है कहीं इनकी खो गई है। वो उनके हाथ में कपकपाहट, चेहरे के ऊपर एक बूढ़ापन, वो आज पहली बार मेरे को नजर आया है। जी पवन।